अगर आप YouTube से सैलरी स्लिप से रिलेटेड वीडियो सर्च करोगे तो आपको वैसे ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा पेरोल स्ट्रक्चर यानी सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। पेरोल सेक्शन के अंदर सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होता है, इनके अलावा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंसेस, पीएफ, पीटी, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही में इनके फॉर्मूलाज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर अगर ये सब कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला बनेंगे, कैसे फॉर्मूला हम इसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। दरअसल मैंने पेरोल के अंदर एचआर किया है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में जानता हूं और जितना भी मैं जानता हूं वो आपके साथ शेयर करने की जरूर मैं कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं एक्सेल में स्मार्ट बनना और एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप डिजाइन करना, सैलरी शीट, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस रिकॉर्ड उसके साथ लिंक करना, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं सतीश हमेशा की तरह लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय अगर आप जॉब पे लगते हो तो आपको इन सैलरी के बारे में बताया जाता है, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी और बेसिक सैलरी। जी हाँ, आपने ये नाम तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन इसके अलावा एक और नाम जो शायद ही आपने सुना होगा जिसका नाम है सीटीसी। सीटीसी मीन्स कॉस्ट टू कंपनी। अब कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों आपको। साल में एक एम्प्लॉय के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने वाले एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है कॉस्ट टू कंपनी। अब इसे और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो ये होता है जैसे कि आपको मिला है ग्रॉस सैलरी, एक पर्टिकुलर ग्रॉस सैलरी आपका एनुअल ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ 4.5 लाख है। 4.5 लाख यानी 4,50,000 आपका एनुअल ग्रॉस सैलरी है। लेकिन उस कंपनी को आपके पीछे एक साल में और भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसी को हम सीटीसी बोलते हैं। कंपनी में अगर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो एम्प्लॉय कोई टेक्निकल पर्सन है तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी उसको देती है और उसमें से एक है लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस। लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस LTA जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय स्किल पर्सन है तो कंपनी आपको एक फैमिली पिकनिक के एक्सपेंसेस देती है, यानी कि आप एक साल में कोई भी फैमिली पिकनिक जा सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, होटल स्टे या फूड के एक्सपेंसेस कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी और वो आपके सैलरी से अलग रहेगा। मतलब ग्रॉस सैलरी तो आपकी 4.5 लाख है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, 4,50,000, लेकिन आपकी सीटीसी में लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऐड होगा, यानी कि ग्रॉस सैलरी प्लस लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस। सपोज वहाँ पे आपको 20,000 रुपये कंपनी दे रही साल में लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो 4,50,000 प्लस 20,000 ऐसे 4,70,000 आपके हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी आपको मेडिकल अलाउंसेस देती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है मेडिकल अलाउंसेस और ESIC। मेडिकल अलाउंसेस और ESIC क्या होता है इसका डिफरेंस मैं आगे कैलकुलेशन में जब हम एक्सेल में सीखेंगे कैलकुलेट करना तब मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कंपनी बोनस भी तो देती है। दिवाली आ गया, दिवाली का बोनस भाई। तो ऐसे समय में आपको बहुत सारी चीज़ें जो सैलरी के अलावा मिलती है वो तो कंपनी को ही एक्सपेंसेस करनी पड़ती है। तो कंपनी पहले से डिसाइड कर ली थी कि ये टेक्निकल पर्सन, ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ को हम साल में इतना एक्सपेंसेस करेंगे। वो लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, बोनस ऐड करके, मतलब आपका सैलरी पहले था 4,50,000 ग्रॉस, प्लस आपको 1 लाख और ऐड हो गया, सपोज 50,000 ऐड हो गया, जितना भी है टोटल आपका 5,50,000 ये सीटीसी हो सकता है। सो लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, बोनस, ये सभी को मिलके, मेडिकल अलाउंस तो आपको पता है मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका हो जाता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और आती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, बस आपको समझाने की कोशिश की कि सीटीसी यानी एक एम्प्लॉय के पीछे साल में होने वाले खर्चे का रिकॉर्ड होता है। सैलरी तो आएगी प्लस बाकी की सारी चीज़ें भी आएगी जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन की, ये तो आपको समझा होगा। अब जरा इसे समझते हैं, नेट सैलरी। अब नेट सैलरी क्या होता है? इन हैंड सैलरी। लेकिन ये इन हैंड सैलरी आती कैसी है? जो भी ग्रॉस सैलरी रहती है उसमें से पीएफ और पीटी डिडक्ट करने के बाद जो रहती है वो आपकी नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी। अब आपको नए 2 टर्म्स और मिल गए, पीएफ और पीटी। पीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोविडेंट फंड
एंड पीटी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल टैक्स। पहले पीएफ को समझ लेते हैं, प्रोविडेंट फंड। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफ डिपार्टमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेविंग डिपार्टमेंट है, जहां पे आपकी ही सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ डिपार्टमेंट में सेव किया जाता है, जमा किया जाता है। वो अमाउंट आपकी होती है, आप उसे 6 महीने के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और एनुअली 8% इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट आपकी सेविंग पे देता है। यानी कि बस सेव नहीं करता है, इंटरेस्ट रेट भी देता है। आपको ये कंपलसरी होता है, आपके सैलरी में से डिडक्ट होता ही है कंपलसरी। अब इसमें 2 पार्ट भी होते हैं, मैं आपको बताऊँ ये कंपलसरी क्यों होता है। लेकिन इसमें जो 2 पार्ट होते हैं पीएफ के, वो देख लेते हैं। एक होता है एम्प्लॉय पीएफ और दूसरा होता है एम्प्लॉयर पीएफ। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिडक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी, उसी को हम एम्प्लॉय पीएफ बोलते हैं। यानी कि अगर आप एम्प्लॉय हो उस कंपनी में, तो आपकी सैलरी में से जो पीएफ डिडक्ट होता है वो एम्प्लॉय पीएफ कहलाया जाएगा। लेकिन आपका एम्प्लॉयर भी जितना आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है, 12% सपोज डिडक्ट हो रहा है ऑन बेसिक, तो आपका एम्प्लॉयर भी 12% ऑन बेसिक कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि आपका 1800 रुपये अगर डिडक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयर भी 1800 रुपये जमा करेगा। यानी आपके मंथली 3600 जमा होते रहेंगे। मंथली 3600, समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूँ? मतलब जितना आपका डिडक्ट हो रहा है उतना एम्प्लॉयर भी यहाँ पे डिडक्ट करेगा। लेकिन उसके कुछ कैलकुलेशंस भी है, उसका कोई फॉर्मूला भी बनता है और कभी डायरेक्टली अमाउंट भी अप्लाई होता है, कभी परसेंटेज भी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए तो आपको आगे कंटिन्यू देखना पड़ेगा। मैं एक्सेल में कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, बस आपको मुझे एक्सप्लेन करना है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे ये कंपलसरी क्यों है? 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी अपना है, इंडिया का है, उन्होंने एक एक्ट निकाला कि भाई अगर एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके बाद कुछ सेविंग नहीं है, तो गवर्नमेंट को ही सब कुछ देखना पड़ेगा उसके खर्चे का, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिटायर होने के बाद उसके पास कुछ सेविंग रहे, इसीलिए बस गवर्नमेंट ने ये पीएफ डिपार्टमेंट निकाला। और बहुत सारी चीज़ें पीएफ डिपार्टमेंट, और ये इस पीएफ डिपार्टमेंट में आप जो भी सेव किए अमाउंट है 6 महीने के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब पीएफ तो आपने समझ लिया, पीटी भी समझ लेते हैं। पीटी प्रोफेशनल टैक्स, जो कि स्टेट डेवलपमेंट के लिए कलेक्ट किया जाता है। स्टेट का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए एम्प्लॉय की सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है, उसका भी कैलकुलेशन है, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो भी हम देखेंगे एक्सेल में, एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूला कि किस तरह से हम पीटी प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशंस हो गई। अब इसके बाद हम ग्रॉस सैलरी के बारे में जानते हैं। ग्रॉस सैलरी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो कि आपको इंटरव्यू में भी बताया जाता है। लेकिन ग्रॉस में होता क्या है? बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस टीए। अब ये बेसिक, एचआरए, डीए, टीए होते क्या है? इन टर्म्स को आपको समझना पड़ेगा ना। इन सबको मिला के ग्रॉस सैलरी तो हो गया। ग्रॉस सैलरी आपको समझ में है, बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस टीए। अब बेसिक क्या होता है? जो आपके अटेंडेंस के ऊपर टोटल कैलकुलेशंस होता है वही बेसिक होता है। मतलब अटेंडेंस कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो बेसिक अमाउंट होता है। बेसिक ये ग्रॉस के ऊपर ही निकाला जाता है। अगर आपकी सीटीसी डिज़ाइन की गई है तो सीटीसी सपोज 5.5 लाख है, तो उसमें से लगभग 90% आपका ग्रॉस सैलरी रहता है, और उसके बाद उसके ऊपर 60% आपका बेसिक रहता है। ये एक रिटर्न कैलकुलेशंस हम बोल सकते हैं। और उसके बाद बेसिक के ऊपर एचआरए, डीए, टीए कैलकुलेट होता है। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन में देखनी है, बस आपको यहाँ पे टर्म्स में समझा रहा हूँ। अब आप एचआरए भी समझ लो। एचआरए मीन्स व्हाट? जैसे मैंने बोला बेसिक प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए। तो यहाँ पे एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस यानी घर का रेंट का जो भी एक अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर सैलरी में कैलकुलेट किया जाता है, इससे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिले। देखिए, एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिले, इसी की वजह से सैलरी स्लिप डिज़ाइन किया जाता है। ये मैं पहले बताता हूँ और हमेशा बताता हूँ कि एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिले। सैलरी स्लिप बनाने का यही रीज़न रहता है कि एम्प्लॉय के बाकी सारे एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीज़ें हम प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन करें और उसको टैक्स बेनिफिट मिले। तो हाउस रेंट अलाउंसेस पे पार्शली टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए ये हाउस रेंट अलाउंसेस करके कंपाउंड रहता है सैलरी के अंदर। रेंट अलाउंसेस सैलरी के अंदर दिखाया जाता है। आपको टोटल सैलरी ग्रॉस में रहती है, लेकिन पहले बेसिक प्लस बेसिक के ऊपर एचआरए कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेशन में देखने वाले, फिलहाल देखिए। उसके बाद आता है डेयरनेस अलाउंसेस, यानी महंगाई भत्ता। जैसे महंगाई बढ़ेगी तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है सैलरी के अंदर, उसे हम डेयरनेस अलाउंसेस बोलते हैं। अब बहुत सारी कंपनी में नहीं मिलता है, यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर दिया जाता है। तो अब आगे देखते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अब ट्रैवलिंग अलाउंसेस को हमें समझना है। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो सर्विस देती है कंपनी आपको,
उसका टोटल एक्सपेंसेस जो भी होगा वो कंपनी सैलरी स्लिप में मेंशन कर देती है। अब इसमें इसे कन्वीनियंस अलाउंसेस भी हम बोलते हैं, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। तो ये सारी चीज़ें होती है सैलरी के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब डायरेक्टली एक्सेल फाइल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने एम्प्लॉय आईडी लिए, 5 ही एम्प्लॉय लिए, अजय ठाकुर से लेकर प्रदीप यादव तक है, और डेजिग्नेशन लिए उनके, और मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय स्टेटस। व्हाट इज मीन बाय एम्प्लॉय स्टेटस, ये तो सवाल आपके मन में जरूर रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं पहले। मेरे पास डेजिग्नेशन वाइज देखेंगे तो बहुत सारे इंप्लॉयज़ है, जैसे मैनेजर रहेगा, असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, या सुपरवाइजर में भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, वर्कर, पियोन, ऐसे बहुत सारे डेजिग्नेशन आ सकते हैं। लेकिन इन सभी डेजिग्नेशन को मैं कुल 3 कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाहता था, तो इसलिए मैंने लिए स्किल पर्सन, सेमी स्किल और अनस्किल पर्सन। इसका यूज़ हमें कैलकुलेशन में आगे होगा, जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे कुछ क्राइटेरिया उसके ऊपर हम सेट करेंगे। स्किल पर्सन यानी कि जो टेक्निकल काम करते हैं, इंजीनियर्स होंगे, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, तो ये सारे आपके टेक्निकल पर्सन, उसे हम स्किल पर्सन बोलेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं आपको वो सेमी स्किल पर्सन में आएंगे, क्लर्क वगैरह वगैरह वगैरह, आपको पता है, हेड क्लर्क एंड ऑल। तो यहाँ पे क्या है, अनस्किल यानी कि लेबर लोग, जो वर्कर है, पीवन है, वो सब अनस्किल यानी कि वो स्किल नहीं यूज़ करते। तो ऐसे 3 कैटेगरी में मैंने एम्प्लॉय के स्टेटस यहाँ पे ले लिए हैं। ये आपको समझ में, अभी इसका कैलकुलेशंस में आगे चलकर आपको यूज हो जाएगा। अब फिक्स बेसिक की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों। फिक्स बेसिक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 22,000, लेकिन अब ऐसे तो मैं फिक्स बेसिक नहीं ऐड कर सकता हूँ। आपको पता है कि पहले सीटीसी डिज़ाइन होता है। अगर मैं इसका इस टर्म को समझाऊँ, यहाँ पे सीटीसी मैं टाइप कर रहा हूँ नीचे, सीटीसी सपोज 5.5 लाख है, एनुअल बोल रहा हूँ मैं आपको, 5.5 लाख, यानी कि इस तरह से मैं लिख देता हूँ। चलो, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर 90% ग्रॉस निकाला जाता है। तो ग्रॉस सैलरी मैंने इसके ऊपर 90% निकाला, यानी कि 5,50,000 इंटू 90%। इसका आंसर आ गया 4,95,000, राइट, इतना है। और ये ग्रॉस हो गया। ग्रॉस के ऊपर बेसिक आ जाएगा। बेसिक, ये एनुअल की बात चल रही है हमारी, तो ये एनुअल जो बेसिक है वो कैसे आएगा, इसके ऊपर 60% लगभग बेसिक रहता है। अगर सीटीसी डिज़ाइन किया जा रहा है तो इस तरह से वो निकाला जाता है। और ये बेसिक हो गया आपका एनुअल, और मंथली अगर निकालेंगे सो डिवाइड बाय 12, एनुअल हो गया ना, तो डिवाइड बाय 12, एंड दिस इज योर फिक्स बेसिक 24,750। तो इस तरह से सीटीसी से ग्रॉस से बेसिक, और बेसिक से मंथली बेसिक, ये एनुअल बेसिक था, मंथली बेसिक ऐसे निकाला जाता है। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल वैसे ले रहा हूँ, 22,000 यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्टली। दूसरा जो स्किल पर्सन है उसको मैं 18,000 बेसिक ले रहा हूँ। 16,000 आगे चलकर हमें इसके कैलकुलेशन करने हैं, और कैसे होगा ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हो चुका है। चलो, ये अलग अलग एम्प्लॉयज़ के हिसाब से मैंने रखा है। कुछ सीनियर एम्प्लॉय रहेंगे उसको 12,000, ये जूनियर है तो उसको 10,000 रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पे वर्कर के डेजिग्नेशन के अंदर। तो यहाँ पे प्रेजेंट कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक शीट यहाँ पे ली है, शीट 2 दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, बस एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय स्टेटस मैंने लिखा है। मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं ऐसे एक काम करता हूँ, नीचे और शिफ्ट कर देता हूँ। और इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पे मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैं अगस्त मंथ का अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाने चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगस्त की डेट टाइप कर देता हूँ। ओके, मैंने टाइप कर दी, डेट दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इसे Ctrl+1 बटन प्रेस करूंगा। डेट को सिलेक्ट करके Ctrl+1 अगर आप प्रेस करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट आ जाता है। अब इस डेट फॉर्मेट में करना क्या है, मुझे कस्टम करना है। इस डेट फॉर्मेट में आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैंने कस्टम पे क्लिक किया। कस्टम के अंदर यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट आ चुका है। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसे हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ आपको, DDMMYY। इसकी जगह मैं बस DD इतना ही रख रहा हूँ, यानी कि डेट। मुझे बस यहाँ पे डेट ही डिस्प्ले करनी है, और अब देख सकते हैं यहाँ पे डेट ही डिस्प्ले हो रहा है। और जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे वो डेट ऑटोमेटिकली आ रही है। और मुझे कहाँ तक ड्रैग करना है वो आपको पता है, मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है। चलो, अगस्त 30, ये रहा 31, ओके। एंड उसके बाद ये जो है मैं एडजस्ट करना चाहूँगा ज़रूर, क्योंकि ये बड़ा साइज़ आ रहा है ना यहाँ पे। तो Alt+HOI, जो कॉलम की साइज़ है वो बड़ी है, Alt+HOI से ऑटोमेटिकली
और यहाँ पे ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ हो गया। और साथ में मैं शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे रोज जो है वो बॉर्डर देना है, मतलब इतने भी जितने भी रोज है उसको मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा। और बॉर्डर देने के लिए बस यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स आप कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे डे भी निकालना है, तो मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हाइट बढ़ाऊंगा। देखो मैं 2 नंबर रो की हाइट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ड्रैग करके आप हाइट बढ़ा सकते हैं, एवरीबडी नोज दैट। और उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला कैसे लिखना है, देखिए टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद इस डेट को एज अ वैल्यू लेना है। आई मेक अ जूम हियर, आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट के अंदर मैंने लिया E3 एज अ वैल्यू, कोमा, और आगे मुझे डे चाहिए, इसलिए 3 बार डी लिखूंगा। अब इससे होगा क्या, आपको पता है नहीं पता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर आपने मेरा अटेंडेंस ट्रैकर का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की है, और अटेंडेंस ट्रैकर का एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया आप लोगों को। आपको अटेंडेंस ट्रैकर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें जितनी भी चीज़ें मैं बनाऊंगा उन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा, एंटर बटन प्रेस किया तो क्या आया है, ये जो अगस्त की 1 तारीख है उस दिन क्या है, थर्सडे है। आप ड्रैग कीजिए इस फॉर्मूला को, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है आगे के सभी डेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको 31 तक ऐसे ड्रैग करना है। और एक चीज़ करनी है, यहाँ पे इसे ओरिएंटेशन चेंज करना है। इसका ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप करके ये ओरिएंटेशन मैं ले रहा हूँ। रोटेट टेक्स्ट अप से क्या हो रहा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसे ऑल बॉर्डर कर दिया है। और ये अटेंडेंस ट्रैकर इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह देना है तो आप यहाँ पे हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है मैंने ऐड कर दिया ये कंप्लीट रिकॉर्ड इस तरह से। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो सेल्स है, और इसमें अटेंडेंस ऐड करने के लिए मैं डेटा वैलिडेशन की मदद लूँगा। डेटा टैब तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम इस अटेंडेंस ट्रैकर को बनाएंगे, हम इस सैलरी स्लिप को बनाएंगे, सैलरी शीट को बनाएंगे। डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन के अंदर। एवरीबडी नोज दैट कि डेटा वैलिडेशन क्या करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन पे आपको करना है क्लिक दोस्तों, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा एनी वैल्यू। एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट। एनी वैल्यू की जगह क्या लेंगे आप, लिस्ट। लुक एट हियर, कहाँ पे मैंने क्लिक किया है, क्या सिलेक्ट किया है वो समझना। उसके अंदर सोर्स, अब सोर्स में मैं टाइप क्या करूँगा, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटी, AB स्टैंड्स फॉर एब्सेंटी, SL स्टैंड्स फॉर सीक लीव, PL स्टैंड्स फॉर प्लान लीव। और कोई लीव आपको देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं, और कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप ऐड कर सकते हैं, एब्सकॉन्ड वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल मैं इतनी ऐड कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ चुका है जिसमें मैंने P सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने कंट्रोल R और कंट्रोल D प्रेस किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरी प्रेजेंटी लग गई है। वाह, इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है आपको। ये प्रेजेंटी कंट्रोल R से क्या हुआ, कंट्रोल R से राइट फिल, राइट साइड में फिल होते गया, और कंट्रोल D से ये फिल डाउन हो गया। तो कंट्रोल R और कंट्रोल D, एक बार आप यहाँ पे जो भी वैल्यू फिल करते हैं वो कंट्रोल R और कंट्रोल D से रिपीटेड होती जाएगी, है ना, फिल राइट और फिल डाउन से। अच्छा चलो, इसमें एक और काम करना है मुझे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करनी है। तो चलिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। वो होम टैब में होता है, होम टैब के अंदर यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहा है जिसमें हाईलाइट सेल्स रूल है। हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और इक्वल टू, ये भी आप ले सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंट नहीं लेते हैं हम लोग, इक्वल टू लेते हैं, क्योंकि PL में भी P टेक्स्ट कंटेंट होता है, इसीलिए हम इक्वल टू लेते हैं। अगर इक्वल टू P है तो, इक्वल टू P है तो कौन सा कलर देना है, मतलब एक बॉक्स आपके सामने आ रहा है और उसमें मैंने लिखा इक्वल टू P। इक्वल टू P में हम ग्रीन कलर देंगे, क्योंकि प्रेजेंटी को ग्रीन कलर से हम यहाँ पे ये करेंगे, मेंशन करेंगे, ये डिस्प्ले करेंगे। लेकिन एब्सेंटी अगर है, सपोज इस सेल में तो मैंने एब्सेंटी नहीं रखी है, तो मैं एब्सेंटी के लिए कुछ देना चाहता हूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ, हाईलाइट सेल्स रूल और इक्वल टू AB। AB है तो कौन सा कलर, AB है तो लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये रख देते हैं। अब होता क्या देखते हैं, ओके करेंगे। AB के लिए मैंने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे दी है। आप कहीं पे भी AB करते हो, कोई भी एम्प्लॉय अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे इस तरह से लिख के आ रहा है। ओके, दैट्स इट। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चली, वैसे ही आप SL और PL के लिए भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने खाली प्रेजेंटी और एब्सेंटी के लिए कर दिया है, आप आगे भी कर सकते हैं, मैंने बस आपको तरीका बता दिया। अब मुझे यहाँ पे संडे हाईलाइट करना है, और संडे
की जो प्रेजेंटी मैंने लगा दी है उसे मुझे डिलीट कर देनी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं संडे हाईलाइट करना तो आपको ये पूरा सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने कैसे सिलेक्ट किया, आप इस साइड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्सडे से लेकर आपको सिलेक्ट करना है या तो सैटरडे तक, और नीचे आपको पी तक, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ का डेटा है उतना। अब ये कंप्लीट मुझे हाईलाइट करना है तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही हम यूज़ करेंगे। कंप्लीट संडे हाईलाइट करना है मुझे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ होगा दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है अलग सा। सैटरडे संडे कैसे हाईलाइट करना है या सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे कैसे हाईलाइट करना है, इसके सारे फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले। अगर आप एक्सेल में इंटरेस्टेड हो ऐसा कुछ सीखना तो मेरे चैनल पे देखते रहिए। 300 से ज़्यादा नहीं 350 से ज़्यादा एक्सेल की वीडियोज़ है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक, और यहाँ पे मैं न्यू फॉर्मूलाज लेने वाला हूँ, न्यू रूल, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू रूल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होम टैब में उसमें न्यू रूल ले रहा हूँ मैं। न्यू रूल के अंदर यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ पे हम अपना एक फॉर्मूला देंगे कि कौन सी सेल हमें फॉर्मेट करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस सेल में क्लिक करूंगा मैं, आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में मैंने क्लिक किया है। नाउ इज इक्वल टू, और उसके बाद इस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी थर्सडे वाला सेल सिलेक्ट कर लेना है आपको, सबसे पहले वाला सेल जो सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे E2 लेने के बाद आपको दिखाई दे रहा है E2 को डॉलर साइन आ चुका है, और E के पहले भी डॉलर है, 2 के पहले भी डॉलर है। तो अभी आपको यहाँ पे एक डॉलर साइन रिमूव करना है, लेकिन कौन सा मैं समझाता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है संडे, यहाँ पे कॉलम H में है, संडे फिर दोबारा देखेंगे कॉलम O में, यानी कि कॉलम चेंज होते जा रहा है, लेकिन रो नंबर कौन सा है, 2, यानी कि संडे 2 नंबर रो में ही है लेकिन अलग अलग कॉलम में है, कभी H कॉलम में है कभी O कॉलम में है। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कॉलम में वहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे कॉलम चेंज करना है। तो कॉलम के लिए डॉलर साइन नहीं, ई के अलावा कोई और भी कॉलम में संडे हो सकता है, इसीलिए ई का डॉलर साइन मैंने हटाया, लेकिन रो नंबर 2 का डॉलर साइन रहेगा क्योंकि 2 नंबर रो में ही वहाँ पे संडे लिखा गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, E2 को हमें कंपेयर करना है किसके साथ, संडे के साथ कंपेयर करना है। और संडे जो कि टेक्स्ट है तो हम इसे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे संडे के साथ कंपेयर कर रहे हैं E2 इस कॉलम को, मतलब E2 के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तो लॉक है, लेकिन E2 के अलावा जितने भी अलग अलग कॉलम में सन लिखा है वो सब हम कलर करने वाले हैं। कैसे कलर करेंगे, हम फॉर्मेट ये बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है फिल ऑप्शन जो कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है, और फिल पे क्लिक करने के बाद रेड कलर ओके, एंड उसके बाद आप अगर यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट को अप्लाई कर देता हूँ, आप देख सकते हैं अभी संडे हाईलाइट हो चुका है। इसके अंदर जो पी मैंने लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये क्लियर हो चुका कि यहाँ पे संडे हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक अजीब और गरीब यूज शायद आपने देखा होगा पहले, मेरे चैनल पे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया। सारे संडे यहाँ पे हाईलाइट होके आ रहे हैं, प्रेजेंट ही हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है, और उसके लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट ही कैलकुलेशन करेंगे, प्रेजेंट ही कैलकुलेशन भी करेंगे। यहाँ पे हम उसके बाद अपसेंटी कैलकुलेशन भी करेंगे, यहाँ पे हम SL भी कैलकुलेट करेंगे, और वीक ऑफ भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि 4 संडे अवेलेबल है। तो ठीक है, ये है यहाँ पे कैलकुलेशंस हमारा अभी। अब आपको करना क्या है, प्रेजेंट कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे मैंने इसे ऊपर लिख दिया है, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ इस हेडिंग को, ओके ड्रैग करके ले लिया, और यहाँ पे इसे बॉर्डर दे देता हूँ। अगर मुझे P काउंट करना है इसमें से जितने भी, सपोज यहाँ पे मैंने एब्सेंट भी लिखा होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एब्सेंट, और इसमें से मुझे बस प्रेजेंट ही काउंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू ये फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला क्या दे रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखिए, काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए कैसे करना है। काउंट इफ ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि सैटरडे से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सैटरडे से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, थर्सडे तक, यानी 1 तारीख तक। तो 1 तारीख से लेकर ये सिलेक्ट हो चुका है। रेंज में आप देखेंगे 1 तारीख की रेंज जो है E4 टू AI4, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और कॉमा, उसके बाद ये हमारा रेंज है, और उसके बाद क्राइटेरिया। सिंटैक्स देखिए, काउंट इफ में सिंटैक्स ऐसा रहता है कि रेंज ले लो और उस रेंज में क्या ढूंढना चाहते हो। क्राइटेरिया अगर टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा दे दिया है, और ब्रैकेट क्लोज। और अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 26 प्रेजेंटी, और आप इसे ड्रैग कीजिए, हर एक की प्रेजेंटी आपको दिखाई दे रहा है, 26 26 26 27 27। अगर आपने यहाँ पे और एक एब्सेंटी लगा दी, सो व्हाट विल हैपन, लुक एट हियर नाउ क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे SL लगा देते हो तो क्या होता है, SL और कम हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंटी ही कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे आपने PL लगा दिया, तो ये आपको समझ में आया कि प्रेजेंटी कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे कॉपी कीजिए, क्योंकि रेंज बार बार
आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कॉपी कीजिए और आगे पेस्ट करके बस यहाँ पे ए बी लिख दीजिए। ए बी से क्या होने वाला है, एब्सेंटी काउंट होगी, दैट्स इट। बस यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी ऑलरेडी कॉपी कर चुके हम। यहाँ पे एस एल काउंट करना है और यहाँ पे पी एल करना है, मैंने डब्ल्यू एल लिख दिया गलती से, पी एल करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डबल क्लिक पेस्ट और उसके बाद डबल क्लिक मतलब एडिट के लिए डबल क्लिक करते हैं हम, पी एल लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे पी एल एस एल सब हो चुका है, जिसका रिज़ल्ट जो आना है वो आ गया है। अब आपको वीक ऑफ भी करना है, लेकिन वीक ऑफ में मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वीक ऑफ, कोई आइडिया है? क्योंकि यहाँ पे तो ब्लैंक है। तो अच्छा ब्लैंक है तो हम ब्लैंक भी तो काउंट कर सकते हैं, उसके लिए दिया गया है काउंट ब्लैंक। हम वीक ऑफ के लिए काउंट ब्लैंक लिख सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे वीक ऑफ के लिए कुछ लिखा है डब्ल्यू ऑफ करके इस सेल के अंदर, तो आप काउंट इफ यूज़ करते, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं किया है तो मैं काउंट ब्लैंक कर रहा हूँ। मैंने ब्लैंक रखा है उस वैल्यू को, और वही एक वैल्यू ही ब्लैंक है मेरी। तो कितने वीक ऑफ है, वीकली ऑफ 4, ओके तो दिखाई दे रहा है। तो पूरे महीने में वीक ऑफ कितने, और कोई ऑफ रहेगा तो वो भी आ जाएगा। ऑफ की जगह हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसमें काउंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टोटल मिल गया। अब यहाँ पे आपकी प्रेजेंट ही होगी, तो फाइनल प्रेजेंट डेज निकालें। तो फाइनल प्रेजेंट डेज कैसे आएगा, इज इक्वल टू जो कि 25 प्लस एब्सेंटी नहीं कैलकुलेट होगी। एस एल भी तो पेड लीव होती है, पेड लीव यानी कि सैलरी मिलेगी ना सिक लीव की, बीमार है फिर लीव लिया। पी एल मतलब प्लान लीव, कोई घर में फैमिली फंक्शन है 2-3 दिन छुट्टी ले ली फैमिली फंक्शन के लिए, तो वो प्लान लीव हो गया, पहले से प्लान करके लीव लिया होगा। ये सारी चीज़ें जो उसकी सैलरी तो चालू रहेगी, ये पेड लीव बोला जाता है इनको, क्योंकि सैलरी चालू रहेगी, लीव पे है फिर भी सैलरी चालू। और ये सब ऐड करेंगे हम वीक ऑफ। तो क्या क्या ऐड किया मैंने, प्रेजेंटी, एस एल, पी एल, वीक ऑफ, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है। एब्सेंटी ऐड नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि एब्सेंटी मतलब ही लीव विदाउट पे, यानी कि लीव पे गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिलेगा उसको, इसीलिए एब्सेंटी। अब आपको पी डेज मिल गया है, ओके गेटिंग पी डेज। इसे हम सेंटर कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इसको, और इसको डबल क्लिक करके साइज एडजस्ट कर देते हैं। सबको करना होगा, ये ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, एस एल पी एल सब हो गया। अब आपको ओ टी भी दिया है, यानी कि ओ टाइम, और ओ टाइम तो एक सुपरवाइज़र के रजिस्टर से लिया गया रहेगा, या फिर आपका कोई अटेंडेंस ट्रैकर ये है मशीन है, तो उससे ओ टी का जो फॉर्मेट है, ओ टी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आएगा। इन हावर्स रहेगा ओ टी। फिलहाल तो स्किल पर्सन को ओ टी नहीं रहता है, बट मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर रहा हूँ सेमी स्किल के लिए 20 हावर्स, 30 हावर्स, ये हावर्स में रहेगा, और 10 हावर्स। सो 18 हावर्स यहाँ पे मेंशन करते 18 हावर्स, ओके। सो आपको ये अटेंडेंस रिकॉर्ड मिल गया है, आपके सामने है। ये मैंने कैसे बनाया आपको मैंने बता दिया दोस्तों। अब हमने ये जो कैलकुलेशंस किया है इतना सारा, इसमें से जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया पी डेज या प्रेजेंट डेज, वो हमें चाहिए शीट 1 के अंदर। शीट 1 यहाँ पे ले लिया मैंने, आपको दिखाई दे रहा है शीट 1 सिलेक्ट है, और यहाँ पे प्रेजेंट में मैंने कर्सर रखा, इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ मैं, इंटरलिंक कर रहा हूँ, इज इक्वल टू शीट 2 में मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखो इज इक्वल टू साइन देने के बाद आप कोई भी शीट में जाकर ऐसा क्लिक कर देते किसी सेल पे और एंटर कर दे, तो वो लिंक हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे तो उसके नीचे वाली सेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ, अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पी प्रेजेंटीज 30 है, अगर आप अटेंडेंस रिकॉर्ड में जाते हो और किसी का अब्सेंटी यहाँ पे लगा देते हो, सो व्हाट यू विल फाइंड, नाउ यू विल गेट इट 29 हो गया। कैसे, क्योंकि वहाँ पे 29 हो गया और वो इंटरलिंक मैंने कर दिया है। गॉट इट, इज इक्वल टू करना है, ओवर टाइम भी वैसे करते, शीट 2 में क्लिक करना है, देखिए, और यहाँ पे 18 हावर्स पे क्लिक करो, एंटर, गॉट इट, वेरी सिंपल है ना। एंटर कर देना है, डबल क्लिक, आपको दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक करने के बाद ओवर टाइम आ चुका है। और ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, सिंपल फॉर्मूला है, और कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें है नहीं है, हम बेसिक ही सीख रहे हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ अभी तक बढ़े नहीं है, अब बढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट और ओवर टाइम आने के बाद हमें कैलकुलेट करना है करंट मंथ बेसिक। अब ये सीएम बेसिक यानी मैंने करंट मंथ बेसिक करके हेडिंग दिया है। करंट मंथ बेसिक चेंज क्यों रहेगा, क्योंकि आपकी प्रेजेंट यहाँ पे 29 डेज है, तो आपको उस करंट मंथ बेसिक भी कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या एब्सेंटी लग गया है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कम हो जाएगा। अब करंट मंथ बेसिक कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है किस तरह से रहेगा, किस तरह से बनेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल फॉर्मूला रहेगा, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस आपको उसे समझना है। मैं ब्रैकेट के साथ चालू कर रहा हूँ, इज इक्वल टू देने के बाद हम फिक्स बेसिक को लेंगे और डिवाइड बाय 30 करेंगे। अब इतना ही पहले समझ लो, ये मैंने जो किया है ब्रैकेट के अंदर E2 डिवाइड बाय 30, यानी कि हमारा फिक्स बेसिक है 22,000, 22,000 को अगर 30 दिन से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक दिन की सैलरी आएगी। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? और एक दिन की सैलरी को
अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम 30 दिन जनरली प्रेजेंट ही ले रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रेजेंट ही डेज से। 30 दिन हमारा ये सैलरी पैकेज है, मतलब 30 दिन की सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है। 22,000 में 30 दिन की दे रहा हूँ, तो अगर मैं 30 दिन से 22,000 को डिवाइड करता हूँ तो एक दिन की सैलरी इस ब्रैकेट में अवेलेबल है। इस ब्रैकेट में एक दिन की सैलरी कितनी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कोई इतना सा कैलकुलेशन देखना है एक्सेल के अंदर, तो आपको बस उस कैलकुलेशन को सिलेक्ट करना है और आपको प्रेस करना है F9। तो जैसे आप F9 प्रेस करोगे वहाँ पे वो कैलकुलेशन होके आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो कैलकुलेशन क्या है, 22,000 डिवाइड बाय 30, यानी कि एक दिन की सैलरी है 733.33 ऐसा बहुत सारा आ रहा है। और मल्टीप्लाई बाय F2, यानी हम इसे प्रेजेंट डे से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिलहाल कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला दोबारा आने के लिए आप कंट्रोल Z बटन प्रेस कीजिए और आप एंटर करके देखिए क्या हो रहा है। ये है 30 दिन की सैलरी और ये है 29 दिन की सैलरी। आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो आपको अभी दिखाई देगा कि हर एक एम्प्लॉय की अपनी प्रेजेंट के हिसाब से यहाँ पे सैलरी आ चुकी है। मतलब जिसका 30 दिन है 30, जिसका 31 है उसको ज़्यादा मिलेगी 31 दिन की प्रेजेंट के हिसाब से, क्योंकि हमने 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया है यहाँ पे। बट आपको ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट डेज लेते हो और उसका कैलकुलेशन अगर 30 डेज के हिसाब से आपको करना है, 31 करना है, तो यहाँ पे 31 लिखिए। और तो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, आपको ये बात तो समझ में आए कि सीएम बेसिक कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन सीएम बेसिक में इतनी चीज़ें नहीं रहेगी, प्लस ओ टाइम भी ऐड होगा। तो ओ टाइम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, दोबारा हम बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 30 करेंगे, यानी एक दिन की सैलरी। और एक दिन की सैलरी में अगर हम फिर से घंटे की सैलरी निकालना चाहते हो, अगर एम्प्लॉय 8 या 9 घंटा काम करता है, अगर 8 घंटा काम करता है तो डिवाइड बाय 8, 9 आवर्स काम करता है तो डिवाइड बाय 9। तो ये हो गया 1 आवर की सैलरी। ये ब्रैकेट सॉल्व करता है 1 आवर सैलरी। आपको देखना चाहते हैं आप 1 आवर की सैलरी? चलिए, इसके लिए क्या करना है, प्रेस उसको सिलेक्ट करना है और F9 बटन प्रेस करना है। 91 रुपीज़ 1 आवर की सैलरी है। कंट्रोल Z प्रेस कीजिए और ये 1 आवर की सैलरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई होगा? ओ टाइम ऑफकोर्स। और ये हमने यहाँ पे प्लस साइन दे दिया ऑलरेडी। और ये टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड होगी, इतनी सारी चीज़ें। चलिए मैं एंटर करता हूँ, आपको ओ टाइम ऐड होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 16,000 सैलरी है और आप इसे ड्रैग कीजिए, कितना हो गया देखिए, 16,000 सैलरी का हो गया है 17,333। तो इसका जो डेसिमल प्लेस है मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करके डेसिमल प्लेस आप यहाँ से कम कर सकते हैं। तो सीएम बेसिक यानी करंट मंथ बेसिक कैसे कैलकुलेट किया है? जो मंथ करंट मंथ है उसकी प्रेजेंट रिकॉर्ड और उसका ओ टाइम के हिसाब से, ओटी के हिसाब से जो सैलरी आ रही है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं, बस इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ें हो चुकी है। सब्सट्रैक्शन नहीं है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये सारी चीज़ें हो चुकी है। और ब्रैकेट ऑफ मैंने क्यों किया आपको पता है, बोडोमस थ्योरी शायद आपको पता रहेगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो वो रूल यहाँ पे बोडोमस फॉलो करता है, इसलिए ब्रैकेट ऑफ करना ज़रूरी है। तो ब्रैकेट के अंदर के पहले कैलकुलेशन हो गए, फिर ब्रैकेट के बाहर के होंगे। ओके, तो करंट मंथ बेसिक आपको समझा है। ये समझ कर मैं आगे चलता हूँ कि हमारे करंट मंथ बेसिक के कैलकुलेशन हो चुके हैं। अब जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट रिकॉर्ड में कुछ भी चेंजेस होंगे, अगर 28 दिन की प्रेजेंट तो उसके हिसाब से करंट मंथ बेसिक भी चेंज होगा। लेकिन हमारा एचआरए कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देख लेंगे। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, और हाउस रेंट अलाउंसेस कैलकुलेशंस कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यानी एचआरए के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल सेट है। वो रूल इस तरह से कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेसिक के ऊपर 5% से लेकर 70% तक एचआरए दे सकती है बेसिक के ऊपर, कोई भी कंपनी। ये एचआरए का दरअसल गवर्नमेंट का रूल है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके स्किल पर्सन को आपको कितना देना है। मैंने डिसाइड कर लिया, स्किल पर्सन को मैं 50 देना चाहता हूँ। सेम स्किल को आप डिसाइड कर सकते हैं कितना देना है, तो यहाँ पे मैं उसे 40 देना चाहता हूँ। और अनस्किल यानी जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ है जितने भी, उन सबको मैं 30% देना चाहता हूँ। तो ये मेरा कैलकुलेशंस मुझे अप्लाई करना है और इसके लिए कौन सी कंडीशंस क्या यूज़ करना पड़ेगा आप समझ गए होंगे। अगर आप जानते हैं ईफ कंडीशंस, तो आपको ये ईफ यहाँ पे अप्लाई करना है। ईफ में आता है ये सिंटैक्स, आप देख सकते हैं नीचे जो भी फॉर्मूला मैं लिखता हूँ उसका सिंटैक्स हमेशा यहाँ पे आता है। आई शो यू हियर। लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। लॉजिक टेस्ट है क्या दोस्तों? लॉजिक टेस्ट है ये जो हमारा एम्प्लॉय स्टेटस है, इफ इट इज़ इक्वल टू स्किल, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे स्किल। मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखाता हूँ जूम करके। D2 में अगर स्किल लिखा गया है यानी कि वो एम्प्लॉय स्किल पर्सन है, तो कोमा, और कोमा उसके बाद हम देंगे बेसिक सैलरी के ऊपर, फिक्स बेसिक के ऊपर, फिक्स बेसिक के ऊपर यहाँ पे रहेगा 50% एचआरए। आर यू गेटिंग?
हमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। जो भी है यहाँ पे 50% हमारा है, फिर बाद में 40, बाद में 30, इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। हमेशा परसेंटेज याद रखना है। इफ कंडीशन जब मल्टीपल लेवल पे यूज़ किया जाता है तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट ही यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम परसेंटेज हम हमेशा पहले देते हैं, कॉमा, उसके बाद फिर से ईफ लेना है, क्योंकि ये ईफ के अंदर ईफ है, ईफ विद इन ईफ, नेक्स्ट ईफ हम इसे बोलते हैं। तो अगर 50% है तो ठीक है, मतलब वो स्किल लिखा है तो 50% है, और 50% नहीं है मतलब वो स्किल नहीं है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे क्लिक करो 50% उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्किल नहीं है। तो D2 इज इक्वल टू क्या रह सकता है, स्किल नहीं तो सेमी स्किल हो सकता है। जो स्पेलिंग वहाँ पे लिखा है ना मैंने वैसे लिखना है यहाँ पे, मतलब कैपिटल स्मॉल का फ़र्क चलेगा लेकिन स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो सेमी स्किल लिखा मैंने। D2 में अगर सेमी स्किल है तो होगा क्या, तो बेसिक के ऊपर रहेगा 40%, सिंपल है। एंड उसके बाद क्लिक कीजिए E2 के ऊपर और 30% डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्किल पर्सन ले लिए, सेमी स्किल ले लिए, अब जो बचे हैं वो अनस्किल है, और अनस्किल को हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 आंसर है, मेरे पास 3 आंसर थे 50, 40, 30, तो 2 ईफ यूज़ होंगे। ये हमारा ईफ का रूल है जो कि ईफ फॉर्मूलाज में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो ईफ में यहाँ पे देखिए आपको पहला ईफ दिखाई दे रहा है, अगर स्किल पर्सन है तो 50, अगर सेमी स्किल है तो 40, और जो रह गए उनके लिए 30। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, नहीं किया तो भी ऑटोमेटिक होगा। एंटर बटन प्रेस कीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिक उसे क्लोज कर लेगा। और अभी इसे ड्रैग करना है। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे लीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने HRA बेसिक सैलरी के ऊपर कैसे कैलकुलेट किया है, कौन सा क्राइटेरिया मैंने दिया है, और क्राइटेरिया मैंने नीचे लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, समझने के लिए। आप 5% से लेकर 70% तक, यानी 70 तक कोई भी परसेंटेज आप दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है, और वो तो हम रूल के बाहर तो गए नहीं, रूल के दायरे में हमने ये अप्लाई कर दिया। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको करना है बस लाइक, जरूर कीजिएगा, लाइक बटन पे क्लिक। अब ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में समझते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस में एनुअली जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है वो मैं आपको बताऊं, 9,600, ये समझना है। गवर्नमेंट आपको हर साल में, मतलब हर साल में 9,600 टैक्स बेनिफिट देगी, यानी मंथली डिवाइड बाय 12 करेंगे इस 9,600 को, तो 800 रुपये आपको ट्रैवलिंग मंथली अगर आप देते हो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिखाते हो, तो आपको 9,600 पे टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, पूरा टैक्स बेनिफिट। अगर मैंने 800 यहाँ पे ऐड कर दिया और सबको 800 दे दिया सभी को, नो इश्यूज़। अब आप बोलोगे इसमें तो मैंने कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया। ज़रूरी नहीं कैलकुलेशन हर जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करना। यहाँ पे उस रूल के दायरे में हम हैं। अगर 9,600 से ज़्यादा है तो वो तो अमाउंट टैक्स में कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंसेस अगर आपके 9,600 है एनुअली बोल रहा हूँ मैं, तो मंथली हो गया 800 रुपये। तो मंथली अगर 800 दिखा रहे हो आप, वो ट्रैवलिंग आप कुछ भी दे रहे हो एम्प्लॉय को, लेकिन सैलरी स्लिप में आप 800 रुपये दिखा रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपको एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट पूरा देना है। हाँ, अगर आप परसेंटेज वाइज देना चाहते हैं, 10% ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, तो आप फिक्स बेसिक पे 10% या 8% या 6%, जो भी आपका ट्रैवलिंग है उसके हिसाब से, या जैसे हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था, स्किल पर्सन को अलग, सेमी स्किल को अलग और अनस्किल को अलग, तो वो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन बात याद ये रखनी है कि 9,600 से ज़्यादा अमाउंट जितनी भी जा रही है उस पर इनकम टैक्स लगने वाला है। टैक्स में वो अमाउंट कैलकुलेट होने वाली है अगर वो टैक्स के दायरे में आगे आ रही है उसकी सैलरी। इनकम टैक्स स्लैब का तो आपको पता ही रहेगा। सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब इस तरह से रहता है, जैसे कि आपकी सैलरी अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो 5% आपका वहाँ पे चार्ज होता है। 5 लाख तक, 5 लाख के ऊपर सैलरी है तो 10% आपको इनकम टैक्स चार्ज होगा, और 10 लाख के ऊपर है तो 30% इनकम टैक्स होता है। तो वो इनकम टैक्स के दायरे में वो अमाउंट चली जाएगी, वो कैलकुलेशन में ली जाएगी। फिलहाल ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस हमारा हो गया। डेयरनेस अलाउंसेस भी बहुत सारी कंपनी में मिलता है, लेकिन रेप्यूटेड कंपनी में मिलता है और गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ को मिलता है। और वो कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है कि जो भी आपका सैलरी रहता है मंथली बेसिक, उसका हाफ सैलरी आपको एनुअली दिया जाता है। मतलब इसका जो 22,000 आपका सपोज सैलरी है, तो उसका हाफ सैलरी एनुअली आपको डेयरनेस अलाउंसेस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे हाफ सैलरी कैसे निकालूंगा, उसको डिवाइड बाय 2 करूँगा, और ये एनुअली रहेगा। तो इसको क्या रहेगा एनुअली, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। ये जो इसका हाफ सैलरी 22,000 का हाफ आ गया 11,000, और 11,000 आपको एनुअली क्या मिल रहा है, डेयरनेस अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिल रहा है। डेयरनेस अलाउंसेस मतलब महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ गई इसलिए आपको भत्ता मिल रहा है, और एनुअली मिल रहा है
इसलिए हम इसे डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो जो कि हम यहाँ पे मंथली निकाल रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है। आप इसे कुछ परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई परसेंटेज ऑलरेडी दिया है तो, लेकिन जहाँ तक मैंने इसका स्टडी किया, मैंने एक पेरोल में एचआर किया है दोस्तों, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और बस मुझे उम्मीद है कि आप ये फॉलो करोगे, ये फार्मूलाज आपको समझा होगा कि जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसका हाफ सैलरी आपको एनुअली मिलता है डीए, और उसको अगर डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली आपका डेयरनेस अलाउंसेस हो गया, महंगाई भत्ता। अब आती है ग्रॉस की बारी। ग्रॉस मतलब सीएम बेसिक, एचआरए, टीए एंड डीए, इन सब की टोटल दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ और बस मैं यहाँ पे सीएम बेसिक, एचआरए, टीए, डीए, इन सब की टोटल मैं यहाँ पे करूँगा, जो कि आपको ग्रॉस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। डबल क्लिक कीजिए, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। किस किस की टोटल है आप देख सकते हैं। सम ऑफ करंट मंथ बेसिक, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंसेस, ये सब मिला के हो जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन, साथ में पीटी प्रोफेशनल टैक्स का कैलकुलेशन और नेट सैलरी भी। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, वीडियो तो आगे कंटिन्यू चालू रहेगा। तो यहाँ पे पीएफ कैलकुलेशंस अगर हमें करना है तो उसका तो पीएफ का एक फॉर्मूला बनता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी प्रोविडेंट फंड की। इसमें दो कंडीशंस रहती है, एक रहती है सीलिंग कंडीशंस और एक रहती है एक्चुअल कंडीशन। अब ये सीलिंग कंडीशन होती क्या है और एक्चुअल कंडीशन होती क्या है, क्योंकि दो तरह के पीएफ आपको पता है रहते हैं। वो एक रहता है एम्प्लॉय और एक रहता है एम्प्लॉयर। सिंपल है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों भी सीलिंग कंडीशन में आ सकते हैं। अभी सीलिंग कंडीशन होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सीलिंग कंडीशन यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि डिसाइड किया गया है कि जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उनके लिए सीलिंग अमाउंट रखा गया है 12%, जो 15,000 के ऊपर आता है वो सीलिंग अमाउंट, यानी कि 1,800 रुपये सीलिंग अमाउंट। यानी कि जब आपका 1,800 रुपये हो रहा है सीलिंग अमाउंट, 15,000 के ऊपर सैलरी, इसीलिए तो एम्प्लॉयर का भी 1,800 रुपये ही, वो भी सीलिंग कंडीशन ही देगा। मतलब 1,800 दोनों मिला के 3,600 आपका क्या होगा, जमा होते रहेगा पीएफ अकाउंट के अंदर। आपका भी डिडक्ट होगा 1,800 और एम्प्लॉयर का भी होगा, लेकिन एम्प्लॉयर का आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं रहेगा, वो सीटीसी में मेंशन रहेगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि एम्प्लॉय कुछ चीज़ें जैसे लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस देता है या बाकी सारी चीज़ें होती है, उसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है जो कि पीएफ होता है। तो ये पीएफ आपके अकाउंट में ही जमा होते जाएगा, दोनों भी अमाउंट आपके अकाउंट में ही जमा होगा, लेकिन ये आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं रहेगा जो नीचे एम्प्लॉयर वाला पीएफ है। सीलिंग अमाउंट मैंने बताया। अब एक्चुअल क्या होता है, बहुत सारी बार एम्प्लॉय चाहता है कि एक्चुअल पीएफ डिडक्ट हो जाए उसका, या फिर एम्प्लॉय नहीं भी चाहता है तो भी एक्चुअल पीएफ ही होता है जब 15,000 के नीचे है। तो एक्चुअल पीएफ होता क्या है, 12%। तो एक्चुअल पीएफ वहाँ पे चार्ज होता है जहाँ पे 15,000 से नीचे आपकी सैलरी है, तो वो 12% वहाँ पे चार्ज होने वाला है, यानी 12% आपके सैलरी में से डिडक्ट होने वाला है, चार्ज इन द सेंस। तो अगर आपकी सैलरी है 7,800 तो आपको कितना रहेगा, 1,800 रुपये तो नहीं रह सकता ना यार। 1,800 रुपये अगर आपके डिडक्ट कर लिए गए सीलिंग कंडीशन वाले अमाउंट जो डिडक्ट कर लिया गया, तो फिर आपको कुछ बचेंगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इसके ऊपर 12% होता है। जैसे 7,800 सैलरी है तो आपका पीएफ कम होगा, 936 रुपीज़ ही यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो पीएफ डिडक्शन आपको ये समझ में आया होगा कि सीलिंग कंडीशन क्या होती है, एक्चुअल कंडीशन क्या होती है। और 12% कब चार्ज होता है, 15,000 के नीचे वालों के लिए 12% और 15,000 के ऊपर वालों के लिए सीलिंग कंडीशन यानी 1,800 रुपीज़, जो कि 15,000 के ऊपर 12% हम निकालते तो 1,800 होता ही है। अब 15,000 के ऊपर भी एक्चुअल लगा सकते हैं, एम्प्लॉय चाहता है तो उसका डिडक्ट किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं करता है। एम्प्लॉयर एक्चुअल में कभी नहीं आता है 15,000 के ऊपर वालों को, वो बस क्या रहता है, सीलिंग में रहता है 15,000 के ऊपर वालों को, यानी कि 1,800 रुपये ही वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो एक्चुअल में नहीं लेगा। मतलब सैलरी भी दे, ऊपर से 12% पीएफ भी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे हो जाएगी अगर आपकी एक्चुअल सैलरी पे 12% लेंगे 15,000 के ऊपर की। लेकिन 15,000 के नीचे है तो 12%, 15,000 तक है तो 1,800 और उसके ऊपर भी है तो भी 1,800। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला बनाते हैं, ईप फॉर्मूला, ईप ओपन ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला रहेगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। लॉजिक टेस्ट यहाँ पे क्या होगी, हमारा जो बेसिक फिक्स बेसिक जो रहेगा, हमारा फिक्स बेसिक कहाँ पे E2 में है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिर से कंफर्म कर लो। E2 में हमारा फिक्स बेसिक है, दिखाई दे रहा है, वो हाईलाइट भी हो चुका है। E2 इफ E2 इज व्हाट, E2 इज ग्रेटर दैन
15,000, 15,000 इक्वल टू नहीं लेंगे, 15,000 से ही ज़्यादा, 15,000 से अगर ज़्यादा है तो E2, 15,000 से ज़्यादा है तो 1800 रुपीज़, यानी कि सीलिंग कंडीशन। और फिर से कोमा देंगे हम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15,000 से ज़्यादा है तो कोमा 1800 रुपीज़ लिया मैंने, 1800। और अगर 15,000 से कम है तो हमें लेना है E2 यानी बेसिक सैलरी इनटू 12%। हो गया, दैट्स इट। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, समझ लेना है आपको बस। यहाँ पे इफ कंडीशन कैसे अप्लाई, एक ही सिंगल इफ होगा, 15,000 से ऊपर है तो 1800, 15,000 से नीचे है तो 12%। एंटर बटन प्रेस कीजिए और डबल क्लिक करके इसे आप ड्रैग करेंगे। वाओ, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हो चुका है ये पीएफ कैलकुलेशन। पीएफ आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ पे 12% आ रहा है, कहाँ पे 1800 आ रहा है सीलिंग अमाउंट, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिटेल में। उम्मीद है डेफिनेटली आपको ये समझा ही होगा। अब हमें पीटी कैलकुलेट करना है, प्रोफेशनल टैक्स। वो किस तरह से रहेगा, लगभग यहाँ पे हमारी सैलरी शीट पूरी एंड होने आ रही है। सैलरी शीट के जो कंटेंट है वो हमने समझने की कोशिश की है। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी प्रोफेशनल टैक्स यानी स्टेट डेवलपमेंट के लिए जो टैक्स जमा होता है, और वहाँ पे म्यूनसिपल बॉडी है तो म्यूनसिपल बॉडी वो टैक्स कलेक्ट करती है। जैसे कि गोवा के अंदर मडगांव और पणजी, यहाँ पे मडगांव का टैक्स अलग कलेक्ट होता है, पणजी का अलग होता है। वैसे महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र का तो पूरा ऑल ओवर जितनी भी सिटीज़ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सबका टैक्स कलेक्ट होकर महाराष्ट्र स्टेट पे डेवलपमेंट के लिए आ जाता है। तो ये प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ के ऊपर चार्ज होता है, और वो इस तरह से रहता है जिसकी सैलरी 10,000 के ऊपर है, क्राइटेरिया देखिए 10,000 के ऊपर है तो उसको 200 रुपये, और जिसकी सैलरी 7,500 से ऊपर है इसके अंदर रहेगा 175, और जिसकी सैलरी इससे नीचे है उसके लिए रहेगा 0 टैक्स। अब इस टैक्स में और एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूला देते थे हम लोग, तो ये ग्रॉस सैलरी के ऊपर है। फॉर्मूला देने के लिए हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमें ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट करनी, बेसिक नहीं। जिसकी ग्रॉस सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 10,000, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन 10,000, देन कोमा, और उसके ऊपर 200 रुपये, डायरेक्ट 200 रुपये ऐड कर दो, फिर कॉमा दे दीजिए। यहाँ पे इफ कंडीशन आपको दोबारा लेनी है क्योंकि यहाँ पे और 2 आंसर्स हमारे पास बाकी है। फिर ग्रॉस इट इज़ ग्रेटर दैन 7,500, देन रहेगा 175 एंड देन कॉमा 0, और ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला में क्या है कि 10,000 से ज़्यादा है तो 200 रुपये, ग्रॉस सैलरी 7,500 से ज़्यादा है तो 175, और उससे नीचे तो 0, और फिर एंटर, फिर एक्सेप्ट, एंड नाउ यू विल सी द प्रोफेशनल टैक्स। वाओ, इंटरेस्टिंग, प्रोफेशनल टैक्स का आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे ये मंथ है अगस्त, अगर ये फेब्रुवरी रहता ना तो 300 रुपये आ जाते दोस्तों। क्यों? क्योंकि फेब्रुवरी मंथ में 28 दिन का काम करके एम्प्लॉय 30 दिन का सैलरी लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स 30 दिन के हिसाब से 300 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे 300 रुपये रखा गया है, तो एनुअल जो प्रोफेशनल टैक्स आपका हो जाएगा टोटल कलेक्ट 2,500 टोटल प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे होता है डिडक्ट आपकी सैलरी में से, और ये सारी डिडक्ट होता है ग्रॉस में से, और ग्रॉस में से ये डिडक्ट होता है, इसलिए हम इस तरह से निकालेंगे ग्रॉस माइनस, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ, ग्रॉस में से माइनस करेंगे इन दोनों को, पीएफ प्लस पीटी, आप दोनों को एक साथ माइनस करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीएफ प्लस पीटी ऐड करेंगे, ये हो गया 2,000 रुपये, और ये 35,000 में से माइनस हो रहे हैं। चलिए एंटर बटन प्रेस करके हम नेट सैलरी निकालते। इस तरह से हमने निकाला करंट मंथ बेसिक, फिर एचआरए, फिर टीए, फिर डीए, फिर ग्रॉस, फिर पीएफ, फिर पीटी, फिर नेट सैलरी, और नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी। और इन सारे कंसेप्ट को मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि इसका मीनिंग क्या होता है, और अभी फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताया सैलरी शीट के अंदर कि कैसे इसके फॉर्मूलाज होते हैं। और डोंट वरी, ये सारे फॉर्मूलाज मैं लिख के आपके लिए एक ब्लॉग दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मेरी वेबसाइट है learnmoreindia.in, उसमें ये सारे फॉर्मूलाज रहेंगे। अगर आप कोई फॉर्मूला भूलते हो तो उस फॉर्मूला को वहाँ से, उस वेबसाइट से ले सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक दे रहा हूँ, इसका ब्लॉग ही मैं लिख रहा हूँ पूरा, सैलरी शीट स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्या है, कौन से फॉर्मूलाज कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी। तो उस ब्लॉग को ज़रूर विजिट कीजिए, वो मेरी वेबसाइट है learnmoreindia.in, जिसमें कंप्यूटर टिप्स, एक्सेल टिप्स, टैली टिप्स, ऑटोकैड टिप्स, बहुत सारे टिप्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और वहाँ पे देखते रहिए। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, आप सैलरी
स्लिप बनाना भी सीखना चाहिए आपको अभी, क्योंकि हमने सीखा है सैलरी शीट के अंदर हमने करे हैं सब कैलकुलेशन, हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड भी बना लिया है। अब हमें बनाना है, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ और प्लस करके नया शीट यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। इसमें हमें बनाना है सैलरी स्लिप। अब सैलरी स्लिप बनाने के लिए जो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, अपना खुद का फॉर्मेट यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ये फॉर्मेट को ही समझना है। यहाँ पे ज़्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं, बस हम एक व्हील का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग टाइप कर रहा हूँ, जो कि लर्न मोर कंपनी, इस तरह से मैंने नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस आएगा कंपनी का, और नीचे एड्रेस के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वहाँ पे गैप छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें टाइप कर लेता हूँ कि लेफ्ट साइड की इतनी चीज़ें टाइप करने के बाद राइट साइड में यहाँ पे मैं एक कॉलम छोड़ के टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी। अभी ईएसआईसी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेडिकल अलाउंसेस और ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह का एक अलाउंसेस रहता है। अगर आपकी सैलरी 15,000 से, अगर आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से नीचे है तो वो ईएसआईसी एक्ट में आता है, और उसके अंदर डायरेक्टली जो स्टेट इंश्योरेंस रहता है वो कंपलसरी उसका बनाना रहता है कंपनी को। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी एक्ट में आता है, उसको ईएसआईसी अकाउंट नंबर मिलता है और उसका पर्टिकुलर अमाउंट वो इंश्योरेंस के लिए कंपनी को भरना ही रहता है। वो सीटीसी में ऐड करती है कंपनी, और अगर उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो वो सीटीसी ईएसआईसी एक्ट में नहीं आता है, उसको कंपनी मेडिकल अलाउंसेस देती है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ईएसआईसी और मेडिकल अलाउंस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए ये तो आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया आपको कि हेडिंग्स क्या क्या लिखनी है। हेडिंग्स लिखने के बाद ज़रा फॉर्मेट को हम थोड़ा सा प्रॉपरली कर लेते हैं। करना क्या है, आपको इसकी साइज़ यहाँ पे बढ़ा देनी है और यहाँ पे भी इसकी साइज़ बढ़ा देनी है। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ आप प्रॉपरली रख सकते हैं। अभी साइज़ रखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये टोटल 4 कॉलम ऑक्यूपाई करनी है, और इसे यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर्स दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये 4 कॉलम में ही हमें इसे सेंटर करना है। टाइटल को सेंटर कर रहा हूँ मैं, एड्रेस भी यहाँ पे मैं इसे सेंटर कर रहा हूँ। एड्रेस में मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट आई राइट समथिंग लाइक हियर। ओके, कंपनी का नाम जो है मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। वी कैन मेक लॉट्स ऑफ चेंजेस हो देयर, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, और फॉर्मेटिंग हम बाद में कर देते हैं। एड्रेस की साइज़ यहाँ पे थोड़ी मैं कम कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एड्रेस थोड़ा सा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसे भी हम बॉर्डर वगैरह देंगे बाद में, पूरा फॉर्मेट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी, कंट्रोल पी कर लेना है। अभी कंट्रोल पी जब आप करोगे तो आपको दिखाई देगा ये कैसे आ रहा है, कहाँ पे कौन से पेज पे कौन से लोकेशन पे आ रहा है, कितने साइज़ में ये हो रहा है, और हमारी पेज की साइज़ कौन सी है वो भी हम देख पाएंगे। यहाँ पे पेज की साइज़ हमारी लेटर है, हम A4 साइज़ करना चाहते हैं, A4 में कैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है पेज के एक कॉर्नर में ये आ रहा है, और हमारे पास बहुत सारी जगह पड़ी है। तो हम इसकी साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। साइज़ आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, और जितनी साइज चाहिए जैसे रिक्वायर्ड चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। इसमें अभी यहाँ पे एक साथ बढ़ा देता हूँ। सपोज़ ये 11 पॉइंट्स है, मैं इसकी जगह यहाँ पे 14 पॉइंट्स कर देता हूँ। आपको अभी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने 14 पॉइंट्स कर दिया है, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन हमारी ये प्रिंटर की बाउंड्री है। यहाँ तक हम प्रिंट को स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे इसे और ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा, ये यहाँ तक गया तो भी चलेगा। इस तरह से वी कैन ड्रैग इट, और इसमें भी जो अमाउंट लिखने वाला है ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आप कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए और ज़रा देखिए ये प्रॉपरली पेज पे आ रहा है। तो ये आपको करना है, और साथ में यहाँ पे इसकी साइज़ भी और बढ़ानी है। यू कैन ना इंक्रीज़ द साइज़। यहाँ पे आप लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें आपको समझ में है कि मैंने एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली। आप देख सकते हैं कंट्रोल पी में यहाँ पे ये प्रॉपरली आ चुका है। हम मिडल में आगे लेंगे उसे, और भी अभी करेंगे क्या, जैसे हम लिखेंगे अर्निंग्स करके एक कॉलम हम लेते हैं, और यहाँ पे डिडक्शन करके एक कॉलम लेते हैं। डिडक्शन, अर्निंग्स और डिडक्शन। तो अर्निंग्स और डिडक्शन में क्या क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इसकी फॉन्ट साइज़ हम लोग 14 कर लेते हैं, दोनों की भी 14 है। ओके, सो क्या रहेगा अर्निंग्स में, क्या रहेगा डिडक्शन में, क्या रहेगा अर्निंग को। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या रहेगा, लेकिन बॉर्डर्स। ओके राइट, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बस बॉर्डर्स रखना है। और अर्निंग्स और डिडक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर में भी मेंशन कर सकते हैं। चाहिए तो आप इसे बैकग्राउंड में इस तरह से थोड़ा सा ग्रे कलर वगैरह दे सकते हैं अर्निंग्स और डिडक्शन को।
और वी कैन डू वन मोर थिंग, इसे हम सेंटर भी कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और अर्निंग्स के लिए भी मर्ज एंड सेंटर। ओके राइट, सो ये हो गया हमारा। अब आप कंट्रोल पी में देख सकते हैं हाउ इट विल बी डिस्प्ले, इस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे एक बॉर्डर चाहिए आपको, यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है और आउटसाइड बॉर्डर दे देना है, और यहाँ पे जाकर राइट बॉर्डर, ये दोनों ही बॉर्डर देना है, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल पी करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है वो बॉर्डर से यहाँ पे आ चुका है। सो यू कैन एडजस्ट लाइक दिस। अब टोटल अर्निंग और डिडक्शन हो गया, लर्न मोर कंपनी भी आ गई। चलिए इसे थोड़ा सा और खींचते हैं इस तरफ, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सेंटर में नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं इसको पेज के सेंटर में लाने की मैंने कोशिश की है, लगभग है। और यहाँ पे ये सैलरी स्लिप में ये सारी चीज़ें बनाने के बाद एम्प्लॉय का आईडी यहाँ पे एंटर करना है हमें। तो आईडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा में कहाँ पे जाना है, देखो डेटा वैलिडेशंस के अंदर जाना है, डेटा में डेटा वैलिडेशंस, डेटा में डेटा वैलिडेशंस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेना है लिस्ट, जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे सोर्स, और सोर्स में आपको शीट 1 में जाकर यहाँ पे एम्प्लॉय के आईडी सिलेक्ट कर लेने हैं। अब शीट 1 में जाकर आप एम्प्लॉय के आईडी सिलेक्ट करते हो और ओके करते हो, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। फिलहाल मैंने इतना ही किया क्योंकि इतनी आईडी है, और आगे आईडी बढ़ने वाले तो आप पूरा कॉलम को ही सिलेक्ट कर लो और इसे आप यहाँ पे ओके कर लो। ओके करने के बाद आपके पास एम्प्लॉय आईडी आ चुके हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। अगर आप 1 सिलेक्ट करते हो तो 1 की डिटेल्स यहाँ पे आनी चाहिए, पूरी नेट सैलरीज एंड एवरीथिंग आनी चाहिए। अभी नीचे भी ऐड करना बाकी है। फिलहाल हम वी लुकअप देख रहे हैं, और एम्प्लॉय का नाम वगैरह हम कैसे लाएंगे, 1 सिलेक्ट करते ही आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम वी लुकअप देंगे। अब वी लुकअप हमें जो देना है, जिस रेंज पे देना है उस रेंज को हमें डिफाइन करना होगा, और वो है शीट 1 के अंदर। चलिए शीट 1 में चले जाते हैं। शीट 1 में एम्प्लॉय आईडी से लेकर हमारा जो नेट है सैलरी, नेट सैलरी, और इसके आगे भी हम लोग कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, उसका ESIC नंबर वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आगे। फिलहाल मैं इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, और इसमें नाम दे रहा हूँ सैलरी शीट। ये सैलरी शीट है, तो मैं इसको सैलरी अंडरस्कोर शीट, आप स्पेस नहीं दे सकते इसीलिए अंडरस्कोर देना है। शॉर्ट में नाम देंगे तो भी चलेगा, सैलरी अंडरस्कोर शीट एंटर कर देना है नाम देके। और अटेंडेंस के लिए भी मुझे ये करना है, तो अटेंडेंस ट्रैकर के लिए भी मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ अटेंडेंस ट्रैकर को, और इसे भी मैं नाम दे रहा हूँ। अब पूरा डेटा लेंगे तो भी चलेगा, और मैं इसे नाम दे रहा हूँ क्या, इसे भी एम्प्लॉय आईडी के साथ लेना है आपको, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलो हो गया। और इसे नाम दे रहा हूँ ATT अंडरस्कोर ट्रैकर TRC, ATT TRC, ओके ATT TRC, ज़रा नाम देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। ओके ये सारी चीज़ें होने के बाद आप शीट 3 में आइए, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में क्लिक कीजिए, इज इक्वल टू वी लुकअप दीजिए। वी लुकअप क्या करता है, पुल करेगा वो वैल्यू उस शीट के अंदर की यहाँ पे। अब एम्प्लॉय आईडी जो है लुकअप वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, B5, ये हमारा सेल दिखाई दे रहा है, और कॉमा टेबल एरे कहाँ पे वो पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू के बाद हमारा टेबल एरे। अब वी लुकअप अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने 1 घंटे का ऑलरेडी वी लुकअप के ऊपर वीडियो बनाया, जिसमें वी लुकअप के अलग अलग एग्जांपल समझाया मैंने। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप में अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर समझनी तो वो वी लुकअप का 1 घंटे का वीडियो ज़रूर देखिए, और उसका लिंक मैं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे क्या करना है देखिए, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू लिया मैंने, टेबल एरे में आपको वो टेबल लेना है शीट 1 के अंदर का, लेकिन उसका नाम मैंने दिया है, तो मैं बस यहाँ पे SA टाइप करूँगा तो आपको नीचे ज़रा दिखाई देगा, मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। SAL टाइप किया, सैलरी शीट आ चुकी है, टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक पूरा नाम आ जाएगा। सैलरी शीट के अंदर हमें क्या ढूंढना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का, यहाँ पे क्या ढूंढना है देखिए ज़रा, एम्प्लॉय नेम, तो वहाँ पे एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में है वो आपको देख लेना है। मैंने देख लिया है 2 नंबर कॉलम में है वहाँ पे, और कॉमा एग्जैक्टली मैच चाहिए इसीलिए 0, ये वी लुकअप कंप्लीट हो चुका है। आप एंटर प्रेस कीजिए अजय ठाकुर, आप देख सकते हैं 2 नंबर कॉलम में यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है B नंबर, ये दिखाई दे रहा है B नंबर कॉलम, यानी कि कॉलम नंबर 2 में नेम ऑफ एम्प्लॉय है, कॉलम नंबर 3 में डेजिग्नेशन है, बाद में कॉलम नंबर 4 में एम्प्लॉय स्टेटस है, 1 2 3 4 नंबर याद रखना है आपको, और वही चीज़ें यहाँ पे हमें, और वही चीज़ें हमें इस शीट के अंदर लेनी है, शीट 3 के अंदर। तो अभी डेजिग्नेशन अगर चाहिए तो ऊपर का फॉर्मूला नीचे लेने के लिए कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा कीजिए, कंट्रोल इन्वर्टेड, बस इतना ही करना है, क्योंकि ऊपर का फॉर्मूला ही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बस कॉलम इंडेक्स नंबर 3 करना है। मैनेजर कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस चाहिए, यहाँ पे 4 लेने,
4 लेने के बाद स्किल आ चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस लिखना चाहिए था, मैंने गलत वो स्किल लिख दिया वहाँ पे। चलिए, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, मैंने अभी देखा उसे कि मैंने स्किल लिख दिया गलती से। डेजिग्नेशन के बाद एम्प्लॉय स्टेटस वो है स्किल, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर अगर मैं 2 लेता हूँ तो उसका डिटेल्स आ गया। विनोद सिंह, एम्प्लॉय नंबर 4 लेता हूँ तो उसकी डिटेल्स आ रही है, दिखाई दे रहा है। अनिल शिंदे वर्कर है, अनस्किल पर्सन है। उसकी प्रेजेंट डिटेल्स भी चाहिए आपको, तो प्रेजेंट डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेगी? प्रेजेंट डिटेल्स भी आपको वहाँ पे मिलेगी उसी शीट के अंदर। चलिए, या फिर आप अटेंडेंस ट्रैकर में से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो इसी में से ले सकते। कॉलम नंबर 6 में है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर कॉलम में प्रेजेंटी, 7 नंबर कॉलम में ओवर टाइम। तो ये लेने के लिए हम शीट यहाँ पे आ जाते और कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लेंगे 6 नंबर कॉलम, यानी कि प्रेजेंट डेज, कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा 7 नंबर कॉलम में है ओवर टाइम। वाओ, इंटरेस्टिंग। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये हो चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बदलेंगे तो आपको पता है कि ये सारा बदलने वाला है। आप वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपने अगर सैलरी शीट में लिखा है तो वो भी यहाँ पे पुल हो जाएगी। फिलहाल वो मैंने नहीं ऐड की तो यहाँ पे नहीं आएगी। ये तो मैंने बस आपको दिखाया कि सैलरी शीट के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब अर्निंग भी आनी चाहिए, तो बेसिक, HRA, TA, DA और ग्रॉस, इनका कॉलम नंबर देखना पड़ेगा। PF, PTO और नेट सैलरी का भी कॉलम नंबर देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बेसिक, HRA, DA, TA का कॉलम नंबर देखते हैं। हमने यहाँ तक देखा था 7 नंबर कॉलम है ओवर टाइम का, फिर 8 नंबर आता है करंट मंथ बेसिक, जो कि हमारा वही है 8 नंबर कॉलम, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। तो चलिए देखते हैं इस शीट 3 में क्लिक करके यहाँ पे इस फॉर्मूला को वापस ले लेते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला को बस कॉपी करना है VLOOKUP के, और बस यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, बस कॉपी और पेस्ट करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे 8 नंबर कॉलम में आ चुका है बेसिक, जो कि है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिए उसी फॉर्मूला को। 9 नंबर कॉलम में आएगा HRA, मैं यहाँ पे 9 नंबर लिख रहा हूँ और एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। 9000 HRA आ चुका है। यहाँ पे आएगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो कि है 10 नंबर कॉलम में, और यहाँ पे है डेयरनेस अलाउंसेस, जो कि है 11 नंबर कॉलम में। आर यू गेटिंग? और ग्रॉस सैलरी है 12 नंबर कॉलम में। आप इनकी टोटल यहाँ पे करेंगे तो भी क्रॉस आ जाएगी ऊपर की टोटल। फिलहाल हम यहाँ पे उधर से ही डेटा सब पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भी आ चुकी है। 12 नंबर इस फॉर्मूला में हो गया था। अब यहाँ पे 13 नंबर इस फॉर्मूला में हम देखते हैं, और डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। 13 के बाद यहाँ पे 14 नंबर में आएगा PT, और नेट सैलरी जो है वो है 15 नंबर में। तो इस तरह से कॉलम नंबर हमने देख लिए हैं, और ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स नीचे रहेगा, अमाउंट इन वर्ड्स। अब अमाउंट इन वर्ड्स के लिए क्या करना है वो आपको पता है। अमाउंट इन वर्ड्स के लिए एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना रहता है। अमाउंट इन वर्ड्स आने के लिए आपको एक फॉर्मूला देना होगा, और स्पेल नंबर करके वो फॉर्मूला अवेलेबल रहता है। और वो फॉर्मूला आपको पता नहीं तो मेरे वेबसाइट पे मैंने उसकी लिंक दे दी है। वो कैसे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, और उसका लिंक मैंने अमाउंट इन वर्ड्स कैसे लाना है ऑटोमेटिक एक्सेल के अंदर, वो लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैं नहीं समझा रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं बॉटम बॉर्डर कर रहा हूँ। अमाउंट इन वर्ड चाहिए इसलिए बॉटम बॉर्डर। एंड लास्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड सैलरी स्लिप, नो साइन इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। फाइनली लिखने के बाद इसे मैंने मर्जन सेंटर कर दिया, एंड इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर दी मैंने यहाँ पे। एंड ये फाइनली हो चुका है। कंट्रोल P करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सैलरी स्लिप जनरेट हो चुका है। आप और भी चीज़ें करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है डिज़ाइन में, और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हो या बाकी सारी चीज़ें डेट वगैरह ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। तो मेरा काम था कि VLOOKUP के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बदलते हैं कोई भी नंबर या आप यहाँ पे बदलते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, और वो सारी चीज़ें पुल हो रही है इस शीट के अंदर से। और ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। शायद आपको ये पता नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपके साथ सारे के सारे शेयर किए, डिटेल में समझाने की कोशिश की कि अटेंडेंस रिकॉर्ड हम कैसे बनाएंगे, सैलरी शीट कैसे बनाएंगे, और सैलरी स्लिप आखिरकार बनती कैसी है। कंट्रोल P करने के बाद आप प्रिंट कैसे निकालोगे, बस एम्प्लॉय आईडी चेंज करो और प्रिंट निकालो। हाँ, ये आप सैलरी स्लिप एक साथ 100 लोगों का भी सैलरी स्लिप बना सकते हैं, 200 का भी बना सकते हैं, उसका PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है कि वर्ड का मेल मर्ज यूज़ करके हम ऑटोमेटिक PDF वगैरह में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका कोडिंग
प्रॉपर है, वो 3 वीडियो की सीरीज़ है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कुछ डिटेल सीखना एक्सेल में तो ये सारे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन की लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा, जितनी भी लिंक्स मैंने आपको दी है, और मेरी वेबसाइट भी ज़रूर चेक कीजिएगा। सो कैसे लगा दोस्तों ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये पेरोल सेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आप किसी कंपनी में पेरोल पे लगते हो, यानी सैलरी स्लिप आपको मिल रही है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको पता रहने चाहिए। दरअसल ज़्यादा तो लोगों को सीटीसी के बारे में पता नहीं होता है, सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, तो ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, बेसिक कैसे होता है, या फिर ग्रॉस कैसे होता है, उसके ऊपर एचआरए, टीए, डीए, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, और एक्सेल में हम इसके फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी चीज़ों का ब्लॉग भी मैं लिख रहा हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे रहा हूँ। learnmoreindia.in ये मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के हिंदी में ब्लॉग मिलने वाले हैं। ज़रूर उस वेबसाइट को एक बार विजिट करके बुक मार्क करके रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों। आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर भी किया होगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा था आज का ये वीडियो। ज़रा बड़ा वीडियो था, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सीखना है, कुछ स्मार्टनेस आपका एक्सेल में दिखाना है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा भैया। अगर आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे एक्सेल सीखने के लिए, तो फिर आप एक्सेल में स्मार्ट कैसे बनोगे। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।